नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 विलियन का pH 3 है, ठीक है। 1 विलियन का pH कितना है? 1 विलियन का pH 3 है। जब इसका pH 6 में बदलता है तो H+ आयन सांद्रता पर क्या होगा? तो बताइए, जब pH 3 से pH 6 में बदल जाता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाती है, या फिर 3 गुना बढ़ जाती है, या फिर 100 गुना घट जाती है, या फिर 1000 गुना घट जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 गुना घट जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए 1000 गुना घट जाएगा, क्यों? क्योंकि जब pH 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता जो है वो 1000 गुना कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 का pH मान कितना होगा? 10⁻³ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और 6 का pH कितना होगा? तो 10⁻6 H हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना घट गया? तो 1000 गुना घट गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका 1000 गुना आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 0.5 kg वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे कि 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, यानी कि v का मान दिया है, कितना दिया है? 4 दिया, ठीक है। उसको यहाँ पे देखिए m दिया, m का मान कितना दिया? 0.5 दिया। उसके बाद गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 m का मान कितना है? तो 0.5 है। उसके बाद v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर मैंने कितना? 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 2 से 16 कटेगा कितनी बार में? 8 बार में। 8 गुना 0.5 होगा तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइंस का न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो दिया जाता है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उस फॉर्मूले में उसको सेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया क्या होता है कि ½ mv² होता है। यदि द्रव्यमान की इकाई kg है और वेग मीटर प्रति सेकेंड है तो गतिज ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या होगा? वो kg मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो बताइए ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 1, 3, 2 या 4? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ये ओजोन के बारे में हम लोग कुछ और डिटेल जान लेते हैं। देखिए ओजोन क्या होता है? तो ओजोन एक गंधहीन रंगहीन गैस होती है, ठीक है, जो 3 ऑक्सीजन अणुओं यानी कि O3 से बनी होती है और पर्यावरण का एक प्राकृतिक हिस्सा भी होता है। ये जो ओजोन है वो किसका हिस्सा होता है? तो पर्यावरण का एक हिस्सा है ये। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल या समताप मंडल और निचले वायुमंडल या फिर क्षोभ मंडल दोनों में जमीनी स्तर पर उपस्थित हो रहता है, ठीक है। फिर है कि सूर्य की अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी को बचाने के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच बने एक प्राकृतिक फिल्टर को हम ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि ओजोन परत क्या होता है तो देखिए ओजोन परत क्या होता है कि सूर्य की अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी को बचाने के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच बने एक प्राकृतिक फिल्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है और हीलियम का 4 है। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है? ऑप्शन ये क्या है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम से 3 गुना अधिक परमाणु के होंगे, या फिर 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या की 1/3 होगी, या फिर 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होगी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से हम लोग जानते हैं।
देखिए किसी परमाणु या फिर अणु के परमाणु या फिर आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि मोल क्या होता है तो मोल क्या होता है कि किसी भी परमाणु या फिर अणु के परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, और एक मोल में कितना होता है तो 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु या फिर अणु होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं 1 मोल बराबर, तो 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु या फिर अणु होते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है कि 1 मोल परमाणु संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है ये परमाणु संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यह सिर्फ एक इकाई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, 6, 4 या फिर 8। तो देखिए हीलियम के अलावा बाकी सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता है तो देखिए हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं तो देखिए हीलियम जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 2 होता है, इसके एकमात्र कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट का जो बाहरी कोश होता है वो KLMNO में हम लोग रखते हैं। ठीक है, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है, और अधिकतम कितना रखा जा सकता है तो 2, 8, 18, 32 इतना ही रखा जा सकता है अधिकतम। ठीक है, जिसमें से हीलियम का तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 ही क्या, यहाँ पे 2 ही रखने से क्या होगा वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है, तो इसलिए 2 के अलावे बाकी हम लोग कुछ नहीं रख सकते। लेकिन बाकी जो इतने भी उत्कृष्ट गैसें हैं सबके अंत में देखिएगा 8 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा क्यों होता है तो वही है यहाँ पे कि K कोश अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता है, इसीलिए पूरी तरह से भरे हुए कोश के कारण हीलियम जो है वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार इस उत्कृष्ट गैसों में से एक माना जाता है कौन, हीलियम। ठीक है, बाकी देखिए और कौन कौन से उत्कृष्ट गैसें हैं तो देखिए हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सब भी क्या है उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी में ये सब शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, और इसके परमाणु क्रमांक क्या होता है देखिए हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, ऑर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनन का 54 और एक रेडोन का 86 होता है। ठीक है, बाकी देखिए आप सबका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए अगर हम नियोन एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होता है 10 होता है, तो पहली कक्षा में 2 रहेगा और लास्ट में कितना रहेगा 8 रहेगा, यानी कि तो इसी तरह बाकी एलिमेंटों का भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। उसके बाद देखिए कि शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, ये जो शून्य वर्ग के जितने भी तत्व है ये सब रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो बताइए इनमें से कौन है जो एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है, पंखुड़ियाँ, बाहरी दल, अंडप या फिर पुंकेश्वर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडप। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडप, इसको हम लोग कार्पल भी बोलते हैं। एक फूल के केंद्र में मौजूद अंडप मादा प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं। यह पुंकेश्वर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए कि एक फूल के केंद्र में क्या क्या रहता है, तो एक फूल के केंद्र में मौजूद अंडप जो है मादा प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं। ये जो फूल के केंद्र में मौजूद जो अंडप होता है ये क्या करता है, तो मादा प्रजनन भाग में निर्माण करते हैं, मतलब मादा को प्रजनन करने में ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह पुंकेश्वर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा हुआ रहता है। अरे ये जो अंडप है ये किससे घिरा हुआ रहता है, तो पुंकेश्वर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा हुआ रहता है। अंडप और पुंकेसर पंखुदियों से घिरे होते हैं। और ये जो अंडप है और ये पुंकेसर है ये दोनों किससे घिरे हुए रहते हैं, तो पंखुदियों से घिरे हुए रहते हैं। और उसके बाद जो पंखुदियां होता है ये बाह्य दल के द्वारा संरक्षित किया जाता है जो हरे रंग के होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह डैश है। तो बताइए जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह क्या है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या फिर सोडियम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। देखिए सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देखिए। सोडियम जो है वो क्षार समूह धातु यानी कि आवर्त सारणी का जो पहला समूह होता है उसको हम लोग क्षार समूह वाला धातु कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम उसी समूह में आते हैं। उसके बाद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और जैसे जैसे उस समूह में हम लोग नीचे की ओर चलेंगे तो परमाणु का आकार क्या हो, बढ़ते चलेगा।
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे धात्विक बंधन जो है मजबूत नहीं होता है और सोडियम जो है बहुत नरम हो जाता है। ठीक है, जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि निम्न में से किस पुष्पी पादप में पर्ण कोर के साथ नोच में कली उत्पन्न होती है। तो बताइए किसमें नोच में कली उत्पन्न होती है, ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइलम में, केले में या फिर गुलाब में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ब्रायोफाइलम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइलम क्या होता है, तो ब्रायोफाइलम जो है वो मेडागास्कर के मूल निवासी क्रुसलासी परिवार में पौधों की प्रजातियों की एक प्रजाति होती है। यह जीनस कलांचो का एक उपविभाग या फिर एक उपजाति है, जिसे पहले जीनस स्तर पर सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, ये कहाँ का मूल निवासी है, तो यह मेडागास्कर का मूल निवासी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में ब्रायोफाइलम को क्या कहा जाता है। ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में ब्रायोफाइलम जो है वो पिनाटम को आमतौर पर पतरकट्टा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि इसमें पत्थर तोड़ने का गुण होता है। ठीक है, यानी कि पत्थरकट्टा जो होता है इसका क्या गुण होता है, तो ये पत्थर तोड़ने का गुण रखता है। पौधे के पत्तियों का उपयोग जो है वो आदिवासी और अन्य आबादी द्वारा पत्थरी के इलाज के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यानी कि जो आदिवासी का लोग है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो पत्थरी को तोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में जान लेते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो देखिए ब्रायोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रायोफाइटा वाले पौधे होते हैं इसमें क्या नहीं रहता, तो इसमें संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोसेस हो गया, उसके बाद हॉर्नवर्ट हो गया, उसके बाद लीवरवर्ट हो गया, तो ये सब इत्यादि है जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या नहीं रहता है, तो संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू उपलब्ध नहीं रहता इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो बताइए प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, CH4, C4H10, C3H8 या फिर C2H6। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा C3H8। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए जितना भी एल्केन होता है, एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसमें 3 होता है, एक होता है अल्कीन भी होता है, तो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, उसके बाद एक एल्काइन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये तीनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए क्या है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए और कुछ जान लेते हैं। देखिए अल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, ये जो अल्केन है वो क्या होते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अरे जो अल्कीन होगा वो आपका क्या होगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा। इनमें केवल कार्बन कार्बन का एक बंध होता है, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इसमें एकल बॉन्ड के द्वारा ये अटैच रहता है आपस में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कार्बनिक यौगिक अल्केन जो है वो अल्केन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है, तो अभी जस्ट बताए CnH2n+2 होता है। ठीक है, जहाँ पे N क्या है, तो N जो है अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। तो बताइए ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल के चलाते समय उपस्थित नहीं रहता है, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो देखिए साइकिल चलाते समय ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये तीनों रहता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइकिल चलाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, इसीलिए कोई भी रासायनिक ऊर्जा इसमें नहीं होता है। देखिए कि आपके द्वारा दैनिक आधार पर किए जाने वाले सरल कार्यों के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हम इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यह तब निकलता है जब रासायनिक प्रतिक्रियाएं में बंधन बनते हैं। ठीक है, मतलब जब कभी रिएक्शन वाला काम होता है तो वहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का काम होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो बताइए इनमें से कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है, मलेरिया परजीवी, ब्रायोफाइलम, जूं या फिर अमरबेल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अमरबेल क्या होता है, तो अमरबेल जो है वो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो अमरबेल है वो परजीवी के रूप में पौधों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जो जीव अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर या फिर उनके अंदर रहते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं।
उसके बाद देखिए कि सभी परजीवी जो है वो पौधों की जगह संशोधित होती है, जिन्हें हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। परजीवी के उदाहरण देखिए कौन कौन से, तो अमरबेल हो गया, लोरेंथन्स हो गया, उसके बाद बालनापोरा हो गया, चंदन का पेड़ हो गया। बाकी जंतु में देख लीजिए कौन कौन हो जाएगा, जोंक हुआ, एंटामीबा हो गया, फिताकृमि हो गया। तो ये सब कुछ उदाहरण है परजीवी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि डैश कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन है जो कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या फिर राइजोपस। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर प्लाज्मोडियम क्या होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम परजीवी सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति होती है जिसे मलेरिया का कारण माना जाता है। उसके बाद देखिए कि प्लाज्मोडियम जैसे परजीवी ऐसे जीव हैं जो अन्य जीवों यानी कि मेजबानों में या उन पर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्लाज्मोडियम सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित कई अलग अलग प्रकार के जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो किसको किसको संक्रमित कर सकता है, सरीसृप, पक्षी या फिर जितने भी स्तनधारी है उसको भी क्या कर सकता है, ये संक्रमित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह डैश हो जाती है। तो बताइए जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और धीमी हो जाती है, या फिर अभिलंब से दूर झुक जाती है और धीमी हो जाती है, या फिर अभिलंब की ओर झुक जाती है और तेज हो जाती है, या फिर अभिलंब से दूर और तेज हो जाती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर और तेज हो जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से गुजरता है तो आपतन का कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है, क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। जब एक प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो आपतन का कोण अपवर्तन से छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूर और झुक जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि हवा में 333 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी की द्वारा तय की जाती है अभिग्राही, कण, स्रोत या फिर विक्षोभ। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा विक्षोभ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। देखिए ध्वनि हवा में विक्षोभ के रूप में यात्रा करती है, ठीक है, जो संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। किसी वस्तु के कणों के कंपन से उसके आसपास के वायु अणुओं में गड़बड़ी यानी कि विक्षोभ पैदा होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए विक्षोभ को अंग्रेजी में हम लोग डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर ये गड़बड़ी उनके पास के अणुओं में कंपन पैदा करती है और इस तरह से ध्वनि यात्रा करती है। इन विक्षोभों को तरंगें कहा जाता है, ठीक है, और इसीलिए ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि जब एक संपीड़ित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। देखिए सिलिंकी क्या है, सिलिंकी एक स्प्रिंग के जैसा रहता है, ठीक है। तो बताइए जब एक संपीड़ित सिलिंकी को छोड़ दिया जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब एक संपीड़ित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो बताइए किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग खाद्य सामग्री को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किया जाता है। खाद्य पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस होने का कारण यह है कि यह हवा में ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है या स्वाद या बनावट को प्रभावित नहीं करती है, इसीलिए वे लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव ने डैश द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो बताइए रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव ने किसके द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, कार्बन और हाइड्रोजन पर, कार्बन और सोडियम पर, हाइड्रोजन और सोडियम पर या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। देखिए क्या है कि रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीव के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित करने का कारण यह था
कि वह अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था कि वह जो तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए लगभग सभी तत्वों के साथ वो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मेंडलीव ने अपने रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तत्वों की ऑक्साइड और हाइड्राइड पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर देखिए कि डेमेट्री मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आवर्त सारणी के जनक किनको कहा जाता है, तो डेमेट्री मेंडलीव को कहा जाता है। उसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम यह कहता है कि उनके जो गुण है परमाणु द्रव्यमान का एक आवर्त फलन होता है। इसका मतलब यह होता है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण समय समय पर दोहराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो बताइए एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, 1, 2, 8 या 4। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 2। देखिए स्तनधारियों जीवों जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है में लिंग का निर्धारण करने वाले 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र। ठीक है, पुरुषों में एक वाई और एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में आमतौर पर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है पुरुषों और महिलाओं का निर्धारण करने में मदद करते हैं, 23वां जोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नम कोशिकीय छल्ली से घिरी होती है और जो एक बाहरी त्वचा उपकला यानी कि एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है। ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, सिलेंटरेटा या फिर प्लेटीहेल्मिंथिज्म। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है एनिलिडा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए फाइलम एनिलिडा के सदस्यों को आमतौर पर खंडित या चक्राकार कीड़े के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध एनिलिडा सामान्य जो है वो केंचुआ हो सकता है। एनिलिडा के कुछ प्रजातियों के सामान्य नामों में कौन कौन सा है, तो ब्रिसल वर्म हो गया, सैंडवर्म हो गया, जोंक हो गया, ये सब प्रमुख कुछ नाम है जो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ ऑर्थोपोडा के बारे में जान लेते हैं। देखिए अधिकांश जो है वो ऑर्थोपोडा कीड़े में आते हैं। फाइलम ऑर्थोपोडा में कठोर बाह्य कंकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल होती है। ऑर्थोपोडा में कई परिचित प्रजातियां फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित है। भूमि पर जैसे कीड़े हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, सेंटीपीड हो गया, मिलीपेड हो गया, पानी में केकड़े, क्रेफिश, झींगा मछली, बर्नाकल, ये सब प्रमुख है जो ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, बाकी देखिए फाइलम सिलेंटरेटा में क्या क्या होता है, तो फाइलम सिलेंटरेटा में समुद्री जीव होते हैं जिनका शरीर जो है वो रेडियल रूप से सम्मित होता है और मुंह में संवेदी स्पर्शक होते हैं जो शिकार को आसानी से पकड़ने में मदद करते हैं। फाइलम सिलेंटरेटा से संबंधित अन्य जानवर जैसे देखिए हाइड्रा हो गया, कंगी जेली, उसके बाद सच्ची जेली, समुद्र पेन, मूंगा जानवर, समुद्री एनिमोन और बहुत कुछ इस तरह शामिल है जो सिलेंटरेटा ग्रुप में आते हैं। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो बताइए 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, A.V. ल्यूवेनहॉक ने, R.H. विटेकर ने, डार्विन ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है R.H. विटेकर ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए 1969 में R.H. विटेकर ने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी कि R.H. विटेकर ने वर्गीकरण की 5 जगत की शुरुआत कब की थी, तो 1969 में की थी। उसके बाद देखिए 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जीवों को 5 जगतों में विभाजित करती है। वो 5 जगत कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। देखिए मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमलिया हो गया। ठीक है, ये 5 जगत है जो R.H. विटेकर ने वर्गीकृत किया था। उसके बाद देखिए 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का जो आधार है वो किस आधार पर रखा गया, तो कोशिका संरचना, भौतिक संगठन, पोषण विधि और जीवन चक्रण की जटिलता। तो ये सब कुछ आधार है जो वर्गीकरण में बांटा गया था। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।